नमस्कार श्रोताओं, कहानियों का कारवा चैनल में मैं बिंदु सांधु आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए मन्नू भंडारी जी की एक कहानी यही सच लेके आई हूँ, जो स्त्री मनोविज्ञान को दर्शाती है और जिस पर हिंदी सिने जगत में रजनीगंधा नाम से फिल्म बन चुकी है। सामने आंगन में फैली धूप सिमटकर दीवारों पर चढ़ आई और कंधों पर बस्ते लटकाए नन्हे नन्हे बच्चों के झुंड दिखाई दिए। तो एकाएक मुझे समय का आभास हुआ। घंटा भर हो गया यहाँ खड़े खड़े और संजय का अभी तक पता नहीं। झुंझलाती सी मैं कमरे में आती हूँ। कोने में रखी मेज पर किताबें बिखरी पड़ी है, कुछ खुली कुछ बंद। एक क्षण मैं उन्हें देखती रहती हूँ, फिर निरुद्देश्य सी कपड़ों की अलमारी खोलकर सरसरी नजर से कपड़े देखती हूँ। सब बिखरे पड़े हैं। इतनी देर यूं ही व्यर्थ खड़ी रही। इन्हें ही ठीक कर लेती, पर मन नहीं करता और फिर बंद कर देती हूँ। नहीं आना था तो व्यर्थ ही मुझे समय क्यों दिया? फिर ये कोई आज की बात है? हमेशा संजय अपने बताए हुए समय से घंटे 2 घंटे देरी करके आता है और मैं हूँ कि उसी क्षण से प्रतीक्षा करने लगती हूँ। उसके बाद लाख कोशिश करके भी तो किसी काम में अपना मन नहीं लगा पाती। वह क्यों नहीं समझता कि मेरा समय बहुत अमूल्य है। थीसिस पूरी करने के लिए अब मुझे अपना सारा समय पढ़ाई में ही लगाना चाहिए, पर यह बात उसे कैसे समझाऊं? मेज पर बैठकर मैं फिर पढ़ने का उपक्रम करने लगती हूँ, पर मन है कि लगता ही नहीं। पर्दे के जरा से हिलने से दिल की धड़कन बढ़ जाती है और बार बार नजर घड़ी के सरकते हुए कांटों पर दौड़ जाती है। हर समय यही लगता है, वह आया वह आया। तभी मेहता साहब की 5 वर्ष की बच्ची झिझकती हुई सी कमरे में आती है। आंटी, हमें कहानी सुनाओगी? नहीं, अभी नहीं, पीछे आना, मैं रुखई से जवाब देती हूँ। वह भाग जाती है। ये मिसेज मेहता भी एक ही है। यूं तो महीनों शायद मेरी सूरत नहीं देखती, पर बच्ची को जब तक मेरा सिर खाने को भेज देती है। मेहता साहब तो फिर भी कभी कभी 8-10 दिन में खैरियत पूछ लेते हैं, पर वे तो बेहद अकड़ू हैं। अच्छा ही है, ज्यादा दिलचस्पी लेती तो क्या मैं इतनी आजादी से घूम फिर सकती थी? खट खट, वही पदध्वनि। तो आ गया संजय। मैं बरबसी अपना सारा ध्यान पुस्तक में केंद्रित कर लेती हूँ। रजनीगंधा के ढेर सारे फूल लिए संजय मुस्कुराता सा दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। मैं देखती हूँ, पर मुस्कुराकर स्वागत नहीं करती। हंसता हुआ वह आगे बढ़ता है और फूलों को मेज पर पटक कर मेरे दोनों कंधे दबाता हुआ पूछता है, बहुत नाराज हो? रजनीगंधा की महक से जैसे सारा कमरा महकने लगता है। मुझे क्या करना है नाराज होकर? रुखाई से मैं कहती हूँ। वह कुर्सी सहित मुझे घुमाकर अपने सामने कर लेता है और बड़े दुलार के साथ मेरी ठोड़ी उठाकर कहता है, तुम ही बताओ क्या करता? क्वालिटी में दोस्तों के बीच फंस गया था। बहुत कोशिश करके भी नहीं उठ पाया। सबको नाराज करके आना अच्छा भी नहीं लगता। इच्छा होती है कह दूं, तुम्हें दोस्तों का ख्याल है, उनके बुरा मानने की चिंता है, बस मेरी ही नहीं। पर कुछ कह नहीं पाती। एक टक उसके चेहरे की ओर देखती रहती हूँ। उसके सांवले चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही है। कोई और समय होता तो मैं अपने आंचल से उन्हें पोंछ लेती, पर आज नहीं। वह मंद मंद मुस्कुराता रहा। उसकी आंखें क्षमा याचना करती रही, पर मैं क्या करूं? तभी वह अपनी आदत के अनुसार कुर्सी के हत्थे पर बैठकर मेरे गाल सहलाने लगता है। मुझे उसकी इसी बात पर गुस्सा आता है। हमेशा इसी तरह करेगा और फिर दुनिया भर का लाड दुलार दिखाएगा। वह जानता जो है कि उसके आगे मेरा क्रोध टिक नहीं पाता। फिर उठकर वह फूलदान के पुराने फूल फेंक देता है और नए फूल लगाता है। फूल सजाने में वह कितना कुशल है। एक बार यूं ही मैंने कह दिया था कि मुझे रजनीगंधा के फूल बड़े पसंद है, तो उसने नियम ही बना दिया। हर चौथे दिन ढेर सारे फूल लाकर मेरे कमरे में लगा देता है। और अब तो मुझे भी आदत हो गई है। एक दिन भी कमरे में फूल न हो तो न पढ़ने में मन लगता है न सोने में। ये फूल जैसे संजय की उपस्थिति का आभास देते रहते हैं। थोड़ी देर बाद हम घूमने निकल जाते हैं। एकाएक ही मुझे ईरा के पत्र की याद हो आती है। जो बात सुनाने के लिए मैं सवेरे से आतुर थी,
इस गुस्सेबाजी में जाने कैसे भूल गई उसे। सुनो, ईरा ने लिखा है कि किसी दिन भी मेरे पास इंटरव्यू का बुलावा आ सकता है। मुझे तैयार रहना चाहिए। कहाँ, कलकत्ता से? कुछ याद करते हुए संजय पूछता है और फिर एकाएक ही उछल पड़ता है। यदि तुम्हें ये जॉब मिल जाए तो मजा आ जाए दीपा, मजा आ जाए। हम सड़क पर हैं, नहीं तो अवश्य ही उसने आवेश में आकर कोई हरकत कर डाली होती। जाने क्यों मुझे उसका इस प्रकार प्रसन्न होना अच्छा नहीं लगा। क्या वह चाहता है मैं कलकत्ता चली जाऊं उससे दूर? तभी सुनाई देता है, तुम्हें ये जॉब मिल जाए तो मैं भी अपना तबादला कलकत्ता ही करवा डालूंगा, हेड ऑफिस में। यहाँ की रोज रोज की किचकिच से तो मैं ऊब गया हूँ। कितनी ही बार सोचा कि तबादले की कोशिश करूं, पर तुम्हारे ख्याल ने मुझे हमेशा बांध लिया। ऑफिस में शांति हो जाएगी, पर मेरी शामें वीरान हो जाएगी। उसकी स्वर की आर्द्रता ने मुझे छू लिया। एकाएक ही मुझे लगने लगा कि रात बड़ी सुहावनी हो चली है। हम दूर निकलकर अपनी प्रिय टेकरी पर जाकर बैठ जाते हैं। दूर दूर तक हल्की सी चांदनी फैली हुई है और शहर की तरह यहाँ का वातावरण धुएं से भरा हुआ नहीं है। वह दोनों पैर फैलाकर बैठ जाता है और घंटों मुझे अपने ऑफिस के झगड़े की बातें सुनाता है और फिर कलकत्ता जाकर साथ जीवन बिताने की योजनाएं बनाते हैं। मैं कुछ नहीं बोलती, बस एकटक उसे देखती रहती हूँ। जब वह चुप हो जाता है तो मैं बोलती हूँ, मुझे तो इंटरव्यू में जाते हुए बड़ा डर लगता है। पता नहीं कैसे क्या पूछते होंगे। मेरे लिए तो ये पहला मौका है। वह खिलखिलाकर हंस पड़ता है। तुम भी एक ही मूर्खा हो। घर से दूर या कमरा लेकर अकेली रहती हो, रिसर्च कर रही हो, दुनिया भर में घूमती फिरती हो और इंटरव्यू के नाम पर डर लगता है, क्यों? और गाल पर हल्की सी चपत जमा देता है। फिर समझाता हुआ कहता है, और देखो, आजकल ये इंटरव्यू आदि तो सब दिखावा मात्र होते हैं। वहाँ किसी जान पहचान वाले से इन्फ्लुएंस डलवाना जाकर। पर कलकत्ता तो मेरे लिए एकदम नई जगह है। वहाँ इराक को छोड़कर मैं किसी को भी नहीं जानती। अब उन लोगों की कोई और जान पहचान हो तो बात दूसरी है। असहाय सी मैं कहती हूँ, और किसी को नहीं जानती? फिर मेरे चेहरे पर नजरें गड़ाकर पूछता है, निश्चित भी तो वही है? होगा, मुझे क्या करना उससे? मैं एकदम ही भन्ना कर जवाब देती हूँ, पर पता नहीं क्यों मुझे लग ही रहा था कि अब वह यही बात कहेगा। कुछ नहीं करना, वह छेड़ने के लहजे में कहता है, और मैं भड़क पड़ती हूँ। देखो संजय, मैं 1000 बार तुमसे कह चुकी हूँ कि मुझे उसे लेकर मजाक मत किया करो। मुझे इस बात पर मजाक करना जरा भी पसंद नहीं। वह खिलखिलाकर हंस पड़ता है, पर मेरा तो मूड ही खराब हो जाता है। हम लौट पड़ते हैं। वह मुझे खुश करने के इरादे से मेरे कंधे पर हाथ रख देता है। मैं झपट कर हाथ हटा देती हूँ। क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? कौन है यहाँ जो देख लेगा? और देख लेगा तो देख ले, आप ही कूड़ेगा। नहीं, हमें पसंद नहीं है ये बेशर्मी। और सच, मुझे रास्ते में ऐसी हरकतें पसंद नहीं है, चाहे रास्ता निर्जन ही क्यों ना हो। पर है तो रास्ता ही, फिर कानपुर जैसी जगह। वह चला जाता है। मैं बाहर बालकनी में निकलकर उसे देखती रहती हूँ। उसका आकार छोटा होते होते सड़क के मोड़ पर जाकर लुप्त हो जाता है। मैं उधर ही देखती रहती हूँ, निरुद्देश्य सी, खोई खोई सी। फिर जाकर पढ़ने बैठ जाती हूँ। रात में सोती हूँ तो देर तक मेरी आंखें मेज पर लगे रजनीगंधा के फूलों को ही निहारती रहती है। जाने क्यों अक्सर मुझे ये भ्रम होता है कि ये फूल नहीं है, मानो संजय ही अनेकानेक आंखों से मुझे देख रहा है, सहला रहा है, दुलार रहा है। और अपने को यूं असंख्य आंखों से निरंतर देखे जाने की कल्पना से ही मैं लज्जा जाती हूँ। मैंने संजय को भी एक बार ये बात बताई थी तो वह खूब हंसा था। फिर मेरे गालों को सहलाते हुए उसने कहा कि मैं पागल हूँ, निरी मूर्खा हूँ। कौन जाने, शायद उसका कहना ही ठीक हो, शायद मैं पागल ही हूँ। कानपुर। मैं जानती हूँ संजय का मन निशित को लेकर जब तक सशंकित हो उठता है, पर मैं उसे कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं निशित से नफरत करती हूँ। उसकी याद मात्र से मेरा मन घृणा से भर उठता है।
फिर 18 वर्ष की आयु में किया हुआ प्यार भी कोई प्यार होता है भला? निरा बचपना होता है, महज पागलपन होता है। उसमें आवेश रहता है पर स्थायित्व नहीं, गति रहती है पर गहराई नहीं। जिस वेग से वह आरंभ होता है, जरा सा झटका लगने पर उसी वेग से टूट भी जाता है और उसके बाद आहें, आंसुओं और सिसकियों का एक दौर, सारी दुनिया की नीरसता और आत्महत्या करने के अनेकानेक संकल्प और फिर एक तीखी घृणा। जैसे ही जीवन को दूसरा आधार मिल जाता है, उन सब को भूलने में एक दिन भी नहीं लगता। फिर तो वह सब जैसी बेवकूफ़ी लगती है जिस पर बैठकर घंटों हंसने की तबीयत होती है। तब एकाएक ही इस बात का एहसास होता है कि ये सारे आंसू, ये सारी आहें उस प्रेमी के लिए नहीं थी, वरन जीवन की उस रिक्तता और शून्य के लिए थी जिसने जीवन को नीरस बनाकर बोझिल कर दिया था। तभी तो संजय को पाते ही मैं निशित को भूल गई। मेरे आंसू हंसी में बदल गए, आहों की जगह किलकारियां गूंजने लगी। पर संजय है कि जब तक निशित की बात को लेकर व्यर्थ ही खिन्न सा हो उठता है। मेरे कुछ कहने पर वह खिलखिलाता अवश्य है, पर मैं जानती हूँ वह पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं है। उसे मैं क्या बताऊं कि मेरे प्यार का, मेरी कोमल भावनाओं का, भविष्य की मेरी अनेकानेक योजनाओं का एकमात्र केंद्र संजय ही है। ये बात दूसरी है कि चांदनी रात में किसी निर्जन स्थान में पेड़ तले बैठकर भी मैं अपनी थीसिस की बात करती हूँ, या वह अपने ऑफिस की मित्रों की बातें करता है, या हम किसी और विषय पर बात करने लगते हैं, पर इन सब का यह मतलब तो नहीं कि हम प्रेम नहीं करते। वह क्यों नहीं समझता कि आज हमारी भावुकता यथार्थ में बदल गई है। सपनों की जगह हम वास्तविकता में जीते हैं। हमारे प्रेम को परिपक्वता मिल गई है, जिसका आधार पाकर वह अधिक गहरा हो गया है, स्थायी हो गया है। पर संजय को मैं कैसे समझाऊं ये सब? कैसे उसे समझाऊं कि निशित ने मेरा अपमान किया है, ऐसा अपमान जिसकी कचोट से मैं आज भी तिल मिला जाती हूँ। संबंध तोड़ने से पहले एक बार तो उसने मुझे बताया होता कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर डाला था जिसके कारण उसने मुझे इतना कठोर दंड दे डाला। सारी दुनिया का परिहास, दया का विष मुझे ही पीना पड़ा। विश्वासघाती नीच कहीं का। और संजय सोचता है कि आज भी मेरे मन में उसके लिए कोई कोमल स्थान है। छी, मैं उससे नफरत करती हूँ और सच पूछो तो अपने को भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं एक ऐसे व्यक्ति के चुंगल में फंसने से बच गई जिसके लिए प्रेम महज एक खिलवाड़ है। संजय, ये तो सोचो कि यदि कोई ऐसी बात होती तो क्या मैं तुम्हारे आगे, तुम्हारी हर उचित अनुचित चेष्टा के आगे यूं आत्मसमर्पण करती, तुम्हारे आलिंगनों में अपने को यूं बिखरने देती? जानते हो, विवाह से पहले कोई भी लड़की किसी को भी इन सब का अधिकार नहीं देती, पर मैंने दिया। क्या केवल इसलिए नहीं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? बहुत बहुत प्यार करती हूँ। विश्वास करो संजय, तुम्हारा मेरा प्यार ही सच्चा है। निशित का प्यार तो मात्र छल था, भ्रम था, झूठ था। कानपुर। परसों मुझे कलकत्ता जाना है। बड़ा डर लग रहा है, कैसे क्या होगा? मान लो इंटरव्यू में बहुत नर्वस हो गई तो? संजय को कह रही हूँ कि वह भी साथ चले, पर उसे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल सकती। एक तो नया शहर, फिर इंटरव्यू। अपना कोई साथ हो तो बड़ा सहारा मिल जाता है। मैं कमरा लेकर अकेली रहती हूँ तो यूं ही अकेली घूम फिर लेती हूँ। तो संजय सोचता है कि मुझ में बड़ी हिम्मत है, पर सच बड़ा डर लग रहा है। बार बार मैं ये मान लेती हूँ कि मुझे नौकरी मिल गई है, मैं संजय के साथ वहाँ रहने लगी हूँ। कितनी सुंदर कल्पना है, कितनी मादक है, पर इंटरव्यू का भय मादकता से भरे उस स्वप्न झाल को छिन्न भिन्न कर देता है। काश संजय भी किसी तरह मेरे साथ चल पाता। कलकत्ता। गाड़ी जब हावड़ा स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर प्रवेश करती है तो जाने कैसी विचित्र आशंका, विचित्र से भय से मेरा मन भर जाता है। प्लेटफॉर्म पर खड़े असंख्य नर नारियों में मैं ईरा को ढूंढती हूँ, वह कहीं दिखाई नहीं देती। नीचे उतरने के बजाय खिड़की में से ही दूर दूर तक नजरें दौड़ाती रहती हूँ। आखिर एक कुली को बुलाकर
अपना छोटा सा सूटकेस और बिस्तर उतारने का आदेश देती हूँ। मैं नीचे उतर पड़ती हूँ। उस भीड़ को देखकर मेरी दहशत जैसे और बढ़ जाती है। तभी किसी के हाथ के स्पर्श से मैं बुरी तरह चौंक जाती हूँ। पीछे देखती हूँ तो ईरा खड़ी है, रूमाल से चेहरे का पसीना पोंछते हुए। ओह, तुम्हें न देखकर मैं घबरा रही थी। तुम्हारे घर ही कैसे पहुंचूंगी? बाहर आकर हम टैक्सी में बैठते हैं। अभी तक मैं स्वस्थ नहीं हो पाई हूँ। जैसे ही हावड़ा पुल पर गाड़ी पहुंचती है, हुगली के जल को स्पर्श करती हुई ठंडी हवाएं तन मन को एक ताजगी से भर देती है। ईरा मुझे इस पुल की विशेषता बताती है और मैं विस्मित सी उस पुल को देखती हूँ। दूर दूर तक फैले हुए हुगली के विस्तार को देखती हूँ। उसकी छाती पर खड़ी और विहार करती हुई अनेकानेक नौकाओं को देखती हूँ। बड़े बड़े जहाज़ों को देखती हूँ। और उसके बाद बहुत ही भीड़ भरी सड़कों पर हमारी टैक्सी रुकती रुकती चलती है। ऊंची ऊंची इमारतों और चारों ओर के वातावरण के बीच बहुत ही विचित्र सी विराटता का आभास होता है। इन सब के बीच जैसे मैं अपने आप को बहुत खोया खोया सा महसूस करती हूँ। वहाँ कहाँ पटना और कानपुर और कहाँ ये कलकत्ता। मैंने तो आज तक कभी बहुत बड़े शहर नहीं देखे। सारी भीड़ को चीरकर हम रेड रोड पर आ जाते हैं। चौड़ी शांत सड़क, मेरे दोनों ओर लंबे चौड़े खुले मैदान। क्यों ईरा, कौन कौन लोग होंगे इंटरव्यू में? मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। अरे सब ठीक हो जाएगा। तू और डर? हम जैसे डरे तो कोई बात भी है? जिसने अपना सारा कैरियर अपने आप बनाया, वह भला इंटरव्यू से डरे? फिर कुछ देर ठहर कर कहती है, अच्छा भैया भाभी तो पटना ही होंगे, जाती है कभी उनके पास या नहीं? कानपुर आने के बाद एक बार गई थी। कभी कभी यूं ही पत्र लिख देती हूँ। भाई कमाल के लोग हैं, बहन को भी नहीं निभा सके। मुझे ये प्रसंग कतई पसंद नहीं है। मैं नहीं चाहती कि कोई इस विषय पर बात करे। मैं मौन रहती हूँ। ईरा का छोटा सा घर है, सुंदर ढंग से सजाया हुआ है। उसके पति के दौरे पर जाने की बात सुनकर पहले तो मुझे अफसोस हुआ, वे होते तो कुछ मदद कर देती, पर फिर एकाएक लगा कि उनके अनुपस्थिति में मैं शायद अधिक स्वतंत्रता का अनुभव कर सकूंगी। उसका बच्चा भी बड़ा प्यारा है। शाम को ईरा मुझे कॉफी हाउस ले गई। अचानक मुझे वहाँ निशित दिखाई देता है। मैं सक पकाकर नजर घुमा लेती हूँ, पर वह हमारी मेज पर ही आ पहुंचा। विवश होकर मुझे उधर देखना पड़ा, नमस्कार भी करना पड़ा, ईरा का परिचय भी करवाना पड़ा। ईरा पास की कुर्सी पर बैठने का निमंत्रण देती है। मुझे लगा मेरी सांस रुक जाएगी। कब आई? आज सवेरे ही। अभी ठहरोगी? ठहरी कहाँ हो? जवाब ईरा देती है। मैं देख रही हूँ, निशित बहुत बदल गया है। उसने कवियों की तरह बाल बढ़ा लिए हैं। ये क्या शौक चल रहा है? उसका रंग शाय पड़ गया है। वह दुबला भी हो गया है। विशेष बातचीत नहीं होती। हम लोग उठ पड़ते हैं। ईरा को मन्नू की चिंता सता रही थी और मैं स्वयं भी घर जाने को उतावली हो रही थी। कॉफी हाउस से धर्मतला तक पैदल चलता हुआ वह हमारे साथ आता है। ईरा उससे बात करती रही है, मानो वह ईरा का ही मित्र हो। ईरा अपना पता समझा देती है और वह दूसरे ही दिन 9 बजे आने का वादा करके चला जाता है। पूरे 3 साल बाद निशित का यूं मिलना न चाहकर भी जैसे सारा अतीत आंखों के सामने खुल जाता है। बहुत दुबला हो गया है निशित। लगता है जैसे मन में कहीं कोई गहरी पीड़ा छिपाकर बैठा है। मुझसे अलग होने का दुख तो नहीं साल रहा है उसे। कल्पना चाहे कितनी भी मधुर क्यों न हो, एक तृप्ति युक्त आनंद देने वाली क्यों न हो, मैं जानती हूँ यह झूठ है। यदि ऐसा होता, ऐसा ही था, तो कौन उसे कहने गया था कि तुम इस संबंध को तोड़ दो? उसने अपनी इच्छा ही से तो ये सब किया था। एकाएक ही मेरा मन कटु हो उठा। यही तो है वह व्यक्ति जिसने मुझे अपमानित करके सारी दुनिया के सामने छोड़ दिया था, महज उपहास का पात्र बनाकर। ओह, क्यों नहीं मैंने उसे पहचान कर इनकार कर दिया। जब वह मेज के पास आकर खड़ा हुआ था तो क्यों नहीं मैंने कह दिया साफ साफ, माफ कीजिए, मैं आपको नहीं पहचानती। जरा उसका खिसियाना तो देखूं। वह कल भी आएगा।
मुझे उसे साफ साफ मना कर देना चाहिए था कि मैं उसकी सूरत भी नहीं देखना चाहती। मैं उससे नफरत करती हूँ। अच्छा है, आए कल मैं उसे बता दूंगी कि जल्दी ही मैं संजय से विवाह करने वाली हूँ। यह भी बता दूंगी कि मैं पिछला सब कुछ भूल चुकी हूँ। यह भी बता दूंगी कि मुझसे घृणा करती हूँ और उसे जिंदगी में कभी माफ नहीं कर सकती। यह सब सोचने के साथ साथ जाने क्यों मेरे मन में यह भी बात उठ रही थी कि 3 साल हो गए, अभी तक निशित ने विवाह क्यों नहीं किया। करे न करे, मुझे क्या वह आज भी मुझसे कुछ उम्मीद रखता है? मूर्ख कहीं का। संजय, मैंने तुमसे कितना कहा था तुम मेरे साथ चलो, पर तुम नहीं आए। इस समय जबकि मुझे तुम्हारी इतनी इतनी याद आ रही है, बताओ मैं क्या करूं? मन्नू भंडारी जी की ये सुंदर कहानी यही सच है। इसका दूसरा भाग लेके मैं जल्द ही आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए आप लोगों से आग्रह, कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स ज़रूर दें। धन्यवाद।